बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात की उर्दू की टेक्स्ट बुक में मौजूद 13वां सबक क्या वाकई दुनिया गोल है का मुताला करेंगे। मुसन्निफ का नाम है इब्ने इंशा। सिन्फ के एतबार से ये सबक सफरनामा है और इसका माखज है दुनिया गोल है। आज इस सबक पर ये हमारा पहला लेक्चर होगा। तो आइए सबसे पहले इब्ने इंशा का तारुफ करवाते हैं। इब्ने इंशा उर्दू के एक शायर और मिजाह निगार थे। असली नाम शेर मोहम्मद खान था और तखल्लुस इंशा था। आप 15 जून 1927 को जालंधर के एक नवाही गांव में पैदा हुए। आपने 1946 में जामिया पंजाब से बीए और 1953 में कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया। आप 1962 में नेशनल बुक काउंसिल के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। टोक्यो बुक डेवलपमेंट प्रोग्राम के वाइस चेयरमैन और एशियन को पब्लिकेशन प्रोग्राम टोक्यो की मरकजी मजलिस इदारत के रुकन भी थे। रोजनामा जंग कराची और रोजनामा इमरोज लाहौर के हफ्त रोजा एडिशनों और हफ्त रोजा अखबार जहां में हल्के फुकाहिया कॉलम लिखते थे। दो शेरी मजमूए चांद नगर और उस बस्ती के कूचे में 1976 में शाया हो चुके हैं। 1960 में चीनी नज़मों का मंजूम उर्दू तर्जमा चीनी नज़में शाया हुआ। इब्ने इंशा ने यूनेस्को के मुशीर की हैसियत से मुतअद्दिद यूरोपीय और एशियाई ममालिक का दौरा किया था, जिनका अखबार अपने सफरनामों में अपने महसूस तंज़िया और फुकाहिया अंदाज में तहरीर किया। उनके सफरनामे दर्ज झैल हैं। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। ये दूसरा जो है दुनिया गोल है, ये हमारे इस सबक का माखज भी है। और यूनेस्को अजीज तलबा एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली इदारा या एक ब्रांच है, एक शाख है। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात में तशरीह में बताऊंगा। आपका इंतकाल 11 जनवरी 1978 को लंदन में हुआ। कराची में तदफीन हुई। 1978 में ही सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिला। तो अजीज तलबा, आपको ये भी बताता चलूं कि इब्ने इंशा को कैंसर था, तो उसके इलाज की गरज से लंदन गए थे और वहाँ काफ़ी अरसा क़याम किया, इलाज करवाते रहे, लेकिन बिलाखिर उनका इंतकाल लंदन में ही हो गया। तो आइए अजीज तलबा, अब सबक के सफ़ा नंबर 1 पर चलते हैं और जो पहले मुख्तसर 3 पैराग्राफ हैं उनको पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से उनकी वजाहत और तशरीह करते हैं। उन्वान है क्या वाकई दुनिया गोल है। तो लिखते हैं कि हम इस धरती का गज बने और बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए, लेकिन हमें तो हर चीज चपटी ही नजर आई। अजीज तलबा, धरती का गज बनना एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है ज्यादा सफर करना या जमीन को नापना। और बहरे जुल्मात जो है ये दर हकीकत इसका लफ्जी मतलब है अंधेरों का समंदर, लेकिन इशारा है बहरे ओकियानूस की जानिब। चपटी का मतलब होता है पिचकी हुई या बराबर। दुनिया से ज्यादा तो हम खुद गोल हैं कि पैकिंग से लुढ़के तो पेरिस पहुंच गए और कोपनहेगन से फिसले तो कोलंबो में आकर रुके, बल्कि जाकर्ता पहुंचकर दम लिया। पैकिंग एक चाइना का शहर है और गालिबन जिस दौर में ये सबक लिखा गया है, पैकिंग जो है ये चाइना का दारुल हुकूमत था। पेरिस जो है ये फ्रांस का दारुल हुकूमत है और कोपनहेगन ये भी एक शहर है जो कि डेनमार्क का दारुल हुकूमत है। उसके बाद कोलंबो श्रीलंका का एक जो सदर मुकाम है, उनका भी कैपिटल है, उनका दारुल हुकूमत है। और जाकर्ता जो है ये इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है, इंडोनेशिया का बड़ा अहम शहर है। दुनिया के गोल होने पर इसरार करने वालों का कहना है कि यकीन ना हो तो मशरक की तरफ से जाओ, चक्कर काटकर मगरब की तरफ से फिर अपने थान पर आकर खड़े हो जाओ। थान मकाम या जगह भी कह सकते हैं। इसमें हमेशा हमें एक बदेही खतरा नजर आया कि कहीं गोलाई की तरफ रेंगते हुए नीचे ना गिर पड़े, क्योंकि हम कोई चिपकली थोड़ा ही है। बदेही का मतलब वाज़ेह या फिर साफ या ज़ाहरी तौर पे। उस लड़के का किस्सा आपने सुना होगा कि आध से तेल लेने के लिए कटोरा लेकर गया था। कटोरा जो है ये आमतौर पे प्याले को कहते हैं। कटोरा था छोटा,
भर गया तो दुकानदार ने कहा कि बाकी किस चीज में डालूं? बरखुरदार ने कटोरा ऊंधा करके कहा। ऊंधा करना, उल्टा करना। इधर पेंदे के हल्के में डाल दो। पेंदे का मतलब बर्तन का निचला हिस्सा जो होता है। हल्के में डाल दो, एक दायरा सा होता है जी किसी भी गोल बर्तन के नीचे, तो उसको हल्का कहा गया है। तो उसके बर्तन के निचले हिस्से में जो हल्का सा दायरा होता है, उसमें उसने कहा कि इसमें भी डाल दो। उसको उल्टा करके कहा। पेंदा ऊपर करके घर गया तो माँ ने कहा, बेटे मैंने आज सेर तेल लाने को कहा। ये सेर किलो, ये एक वजन होता है जैसे किलो होता है। तो बस इतना सा, बस यही। उस दानिशमंद ने उसे भी उल्टा करके कहा, इधर भी तो है। दानिशमंद का मतलब अक्लमंद। तो यहाँ पे तंजिया तौर पे कहा गया है, इसकी वजाहत बाद में करते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो मशरिक हाथ में रहे ना मगरिब। क्या अजब सिंदबाद की तरह किसी नादीदा जजीरे में जा निकले। ये सिंदबाद एक हीरो का किरदार है जी। अल्फ लैलवी जो अफसानवी कहानियों का हीरो था, उसका नाम सिंदबाद था। इस पर बड़ी फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। जहाज रान भी था, मतलब कि ये हर वक्त कश्ती में या जहाज में सवार होकर समंदरों की सैर करता रहता है। नादीदा का मतलब अनदेखे, तो अनदेखे जजीरों में जान निकलता है। जहां किसी नादीदा जजीरे में जान निकले जहां किसी पीरे तस्मा पा से मुठभेड़ का भी उतना ही खतरा है जितना किसी शहजादी मैर फरोज के हम पर जान से आशिक होने का। पीरे तस्मा पा का मतलब होता है पीछा ना छोड़ने वाला, जो चिमट जाए। और मुठभेड़ का मतलब आमना सामना होना। शहजादी मैर फरोज जो है, ये सिंदबाद जो अल्फ लैलवी कहानियां हैं उनमें एक कहानी का अहम किरदार है। शहजादी मैर फरोज जो कि सिंदबाद पर आशिक हो गई थी। फिर कहते हैं कि बल्कि पहला इम्कान कुछ ज्यादा ही है, ताहम ए दोस्तों अब क्या हो सकता है। अब तो हम दुनिया के गोल होने का सबूत लेने को चल दिए हैं। घर से निकल पड़े जैसे हातम ताई मुनीर शामी की महबूबा की फरमाइश पर अंडे के बराबर मोती और कोहे निदा की तलाश में निकल गया था। तो शहजादी मैर अफरोज अल्फ लैला का एक किरदार है। अल्फ लैला जी, अल्फ जो है ये अरबी में हजार को कहते हैं और लैला जो है रात को कहते हैं। इसका लफ्जी मानी जो है तो हजार रातों पर मुश्तमिल जो है ये एक कहानी, एक सिलसिला है, एक सीरीज है जो चलती है। तो उस हर किस्त में एक नई कहानी, एक नया कुछ नए किरदार। हीरो तो वही रहता है सिंदबाद, लेकिन बाकी किरदार बदल जाते हैं। उसके बाद यहाँ एक लफ्ज आया है हातिम ताई। ठीक है, हातिम ताई जो है ये बुनियादी तौर पर अरब कबीले तय का एक शहजादा है, लेकिन एक दास्तान है आराइश महफिल, उसका एक मरकजी किरदार भी है। इसकी वजाहत भी मैं बाद में करता हूँ। मुनीर शामी जो है ये भी हातिम ताई का दोस्त होता है, जो कि एक ताजर की बेटी जो है हुस्न बानो, उस पर आशिक हो जाता है। और उसके बाद अंडे के बराबर मोती यानी अंडे की जसामत जितना मोती, और कोहे निदा ये एक फर्जी पहाड़ का नाम है जिसका जिक्र के खातम ताई जो किस्सा है या आराइश महफिल जो किस्सा है उसमें इसका जिक्र आता है। कल सुबह हम कराची में थे, दोपहर ढाके में, रात हमारी बैंकॉक में गुजरी और दमे तहरीर सिंगापुर में है। यानी ढाका जो है ये बांग्लादेश का कैपिटल है जी, दारुल हुकूमत है। उधर बैंकॉक जो है थाईलैंड का बड़ा अहम शहर और दारुल हुकूमत है। और दमे तहरीर जो है, दमे तहरीर का मतलब होता है लिखते वक्त। और सिंगापुर जो है ये भी एक छोटा सा मुल्क है जो कि जजायर का मजमुआ है। फिर लिखते हैं कि इन सुतूर के जेवर तबा से आरास्ता होने तक जानिए। जेवर तबा से आरास्ता होना, छप कर तैयार होना, इशात होना या पब्लिश हो जाना, किसी भी जगह, किसी किताब, किसी डाइजेस्ट, किसी रिसाले में छपना। फिर एक शेर लिखते हैं, कौन सी वादी में हो, कौन सी मंजिल में हो, इश्के बलाखेज का काफलाए सख्त जां। बलाखेज मुसीबतों भरा, यानी ऐसा इश्क जो मुसीबतों भरा हो और खैबतनाक हो। काफला सख्त जान, मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला काफला।
تو آئیے اب کچھ نکات کی مدد سے وضاحت کرتے ہیں۔ تو مصنف نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ میں نے بہت زیادہ سفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ادارے میں کام کرتا تھا مشیر کی حیثیت سے، جس کو یونیسکو کہتے ہیں۔ یونیسکو جو ہے یہ ایبریویشن ہے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یعنی تعلیم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے اور ثقافت کے حوالے سے یہ ادارہ کام کرتا ہے اور پوری دنیا میں کرتا ہے۔ تو ابن انشا اس کے مشیر کی حیثیت سے مختلف ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ دنیا بھر کے ممالک میں وہ گئے۔ ایشیا اور یورپ میں خاص طور پر انہوں نے بہت سفر کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی اس جملے سے کیا ہے کہ ہم اس دھرتی کا گز بنے۔ پھر انہوں نے بحر ظلمات جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ در حقیقت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے تلمی کا، اس کا سہارا لیا ہے، وہیں سے مصرے سے بات نکالی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ جو نثری جملہ ہے یہ بھی ایک طرح سے تلمی ہی ہے۔ پہلے وہ شعر ذرا پڑھ لیجئے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات نے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ آپ نے علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا شعر ہے، جس میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے اور تیرے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تو صحراؤں اور دریاؤں میں بھی اپنے گھوڑے دوڑائے اور آخر کار ہم بحر ظلمات تک ہو کر آئے، یعنی بحر ظلمات میں بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک تلمی ہے۔ بحر ظلمات کا لفظی مطلب تو ہے اندھیروں کا گھر، لیکن یہ بحر اوقیانوس کو یا اٹلانٹک اوشن کو کہا جاتا ہے، جو کہ 3 بر اعظموں کے درمیان ہے۔ بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم امریکہ کے درمیان دنیا کا دوسرا بڑا سمندر، جس کو اٹلانٹک اوشن کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو بحر اوقیانوس اور بحر ظلمات بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بحر ظلمات کا لفظی مطلب ہوتا ہے اندھیروں کا گھر، تو اس کو اندھیروں کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا انتہائی گہرا سمندر ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر مختلف گہرائی رکھتا ہے، لیکن اس کی انتہائی گہرائی جو ہے وہ تقریباً 28,000 فٹ ہے۔ یہ وہی سمندر ہے جس میں تاریخی جہاز ٹائٹینک ڈوب گیا تھا، جو کہ یونائٹڈ کنگڈم سے چلا تھا اور نیو یارک کی طرف روانہ تھا۔ 60% وہ اپنا سفر طے کر پایا تھا کہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور پھر شکستگی کی حالت میں ڈوب گیا۔ تو جس جگہ پہ ٹائٹینک ڈوبا تھا وہاں اس سمندر کی گہرائی ہے تقریباً 12.5 سے 13,000 فٹ، اور اس کا ملبہ آج بھی وہیں پڑا ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بات ہو رہی تھی ایک تلمی کی، جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ یعنی جب مسلمانوں نے شمالی افریقہ کی ریاستوں کو فتح کرنا شروع کیا تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت سیریا میں قائم تھی، یعنی سیریا جس کو شام بھی کہا جاتا ہے، اور اس حکومت کو بنو امیہ کی خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنو امیہ کے دور میں ایک جرنیل تھے جن کا نام تھا حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عقبہ بن نافع نے جب شمالی افریقہ کی ریاستوں کو فتح کرنا شروع کیا تو ایجپٹ یعنی مصر، لیبیا، تیونس، الجیریا اور پھر موراکو، اس کو پہلے مراکش کہا جاتا تھا۔ تو عقبہ بن نافع جب شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد بحر اوقیانوس یعنی بحر ظلمات تک پہنچے تو فرط جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کے لشکر نے بھی گھوڑے بحر ظلمات میں ڈال دیے۔ کسی ایک فرد نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا، اور پھر حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ تو اس وقت کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ اتنے بڑے سمندر کے بعد بر اعظم امریکہ بھی ہے۔ اس وقت یہی سمجھا جاتا تھا کہ زمین ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد صرف سمندر ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے اس تاریخی واقعے کو اپنی شہرہ آفاق نظم شکوہ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
तो इसी बात का इशारा जो है इब्ने इंशा ने भी दिया है कि हम बहुत ज़्यादा सफ़र किया हमने, बल्कि हम भी मूसा बिन नसीर की तरह बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए। इससे मुराद ये है कि हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बड़े मुश्किल सफ़र हमने किए और बड़ी दूर-दूर तक होके आए। लेकिन हमें तो हर चीज़ जो है चपटी यानी पिचकी हुई नज़र आई। तो चूँकि वो गोल होने की बात कर रहे हैं कि क्या वाक़ई दुनिया गोल है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि गोल है। मैंने सारी दुनिया का चक्कर लगाया है, हर मुल्क में गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं से दुनिया की गोलाई जो है वो नज़र नहीं आई। तो वो कहते हैं कि मुझे तो हर चीज़ चपटी ही नज़र आई है। फिर वो कहते हैं कि दुनिया के गोल होने का इसरार करने वाले यानी ज़िद करने वालों का ये कहना है कि यकीन ना हो तो मशरिक़ की तरफ से जाओ, मतलब मशरिक़ को सफ़र करते ही जाओ और घूम फिर के आप उसी जगह पर वापस आ जाएँगे जहाँ पर आप खड़े हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि दुनिया गोल है। अगर सीधी होती तो आप दोबारा अपनी जगह पर कैसे आ सकते हैं? तो अगर हम दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये इसका इसका सबूत है कि दुनिया गोल है। लेकिन मुसन्निफ़ कहते हैं कि इसमें एक वाज़ेह ख़तरा नज़र आता है। तंज़ करते हुए मिज़ाह निगारी का सहारा लेते हुए कहते हैं कि कहीं ये ना हो अगर दुनिया वाक़ई गोल हुई, तो ये ना हो कि रेंगते हुए हम नीचे गिर पड़े, क्योंकि हम कोई छिपकली तो है नहीं, जो कि छत के साथ चिमट जाती है, हम तो गिर पड़ेंगे। अताउल्लाह कासमी का एक बड़ा उम्दा शेर, सहरा को निकल जाऊं तो दिल भी जरा संभले, शहरों में तो हंगामाए तन्हाई बहुत है। उसके बाद मुसन्निफ जो है एक लड़के का किस्सा एक लतीफ़ा सुनाते हैं कि आपने सुना होगा कि आध सेर तेल लेने कटोरा यानी प्याला लेकर गया था, कटोरा छोटा था, तो दुकानदार ने कहा कि बाकी तेल कहाँ पे डालूं? तो उसने उस प्याले को उल्टा किया और कहा कि बाकी जो है वो इस पेंदे के हल्के में डाल दो। और पेंदा ऊपर करके जब घर गया तो माँ ने कहा बेटे मैंने तो आज सिर्फ तेल लाने को कहा था, बस इतना, बस यही। तो उस दानिशमंद ने जो कि बड़ा अक्लमंद बज़ाहिर लग रहा था उसने उसे भी उल्टा करके कहा बाकी इधर भी तो है। तो ये एक लतीफ़ा है इब्न इंशा ने जो है इसमें शामिल कर दिया है मौका की मुनासबत से। मतलब ये कि ना वो तेल इधर का रहा ना इधर का रहा। तो ऐसी गलती वो कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता। मैं छिपकली होता तो चिमट जाता, लेकिन अगर दुनिया गोल है तो नीचे गिरने का खतरा है। और ये सारी बात वो है, वो मिज़ाह निगारी से काम ले रहे हैं। इसको आप हकीकत मत समझ लीजिएगा या इस पर तनकीद ना शुरू कर दीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के गोल होने का सबूत लेने के चक्कर में ना मैं मशरिक का रहूं ना मैं मगरिब का रहूं, और ये भी खदशा है कि सिंदबाद की तरह किसी अनदेखे जजीरे में जा पहुंचूं और मुसीबतों में पड़ जाऊं। तो अजीज तलबा, एक एक दास्तान है अल्फ लैला, तो यानी हजार रातें, उसका एक किरदार जो है वो है सिंदबाद जो हीरो है, और हर किस्त में वो एक नई मुहिम की तरफ निकल जाता है। जहाज में बैठकर समंदरों की सैर करता रहता है और कभी किसी जजीरे पर कभी किसी जजीरे पर, और कभी समंदर में किसी आफत में पड़ जाता है, किसी किसी मुसीबत में पड़ जाता है, कभी किसी जजीरे में पहुंच जाता है और मुसीबत में पड़ जाता है, किसी बला से उसका सामना हो जाता है, कभी किसी शहजादी से उसका सामना हो जाता है। तो ये एक ऐसा किरदार है, इस पर फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं। तो एक किस्त में क्या होता है कि सिंदबाद किसी ऐसे अनदेखे जजीरे में जा पहुंचता है जहां पे एक छोटे कद वाला बूढ़ा उसे मिलता है, जो कि जिससे वो रास्ता पूछता है, और वो जबरदस्ती उसके कांधों पे चढ़ के बैठ जाता है, सवार हो जाता है और अपनी टांगों के साथ उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लेता है और उसकी जान नहीं छोड़ता। और जहां जहां सिंदबाद जाता है वो भी उसके साथ साथ जाता है। तो इसलिए पीरे तस्मा पा जो है ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा बूढ़ा जो उसकी जान ही नहीं छोड़ता, या आसान लफ्जों में पीछा ना छोड़ने वाला। फिर एक और शहजादी का जिक्र आया, तो उसी किस्त में सिंदबाद को एक ऐसी शहजादी मिलती है जिसका नाम महर अफरोज होता है, जो उस पर जान से आशिक हो जाती है, उससे मोहब्बत करने लगती है। तो इसलिए इसका जिक्र आ गया है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि ऐसा ऐसा ना हो कि मैं भी किसी अनदेखे जजीरे में जा पहुंचूं और किसी ऐसे बूढ़े से मुलाकात हो जाए जो मेरा पीछा ना छोड़े, और ये भी खतरा है कि कोई शहजादी मुझ पर आशिक हो जाए। फिर वो कहते हैं कि पहला इम्कान कुछ ज्यादा है, दूसरा कम है। यानी दूसरा इम्कान शहजादी के आशिक होने का इम्कान कम है, और किसी बूढ़े के साथ आमना सामना होना और उसका उसका मेरा पीछा करना और जान ना छोड़ने का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब तो हम दुनिया के गोल होने का सबूत लेने को चल दिए, जिस तरह के हातम ताई
अपने दोस्त मुनीर शामी की महबूबा की फरमाइश पर घर से निकल पड़ा था। तो दर हकीकत जो हातिम ताई है ये एक अरब शहजादा था, तय कबीले का शहजादा था और एक एक दास्तान का किरदार भी है। उस दास्तान का नाम है आराइशे महफिल। तो हातम ताई की जो दास्तान है ये दर हकीकत फ़ारसी में लिखी गई थी, लेकिन एक शायर और एक मुसन्निफ़ हैदर बख्श हैदरी ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया और ये तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे निगरानी किया गया और डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर किया गया और जब तर्जुमा कर लिया गया तो उसका उन्वान रखा गया आराइशे महफिल। तो हैदर बख्श हैदरी ने सिर्फ तर्जुमा नहीं किया बल्कि उसमें बहुत सारे वाक़यात का इज़ाफ़ा किया, कुछ तरमीम की, कुछ किरदार भी उसमें बढ़ा दिए और अपनी महारत का भी उसमें इज़हार किया। तो हातम ताई जो है ये आराइशे महफ़िल का एक अहम किरदार है, उसका हीरो है और मुनीर शामी जो है ये इसी आराइशे महफ़िल में एक अहम किरदार है जो हातम ताई का बड़ा करीबी दोस्त होता है और ये एक बादशाह का बेटा होता है लेकिन एक ताजर की बेटी पर फ़िदा हो जाता है जिसका नाम होता है हुस्न बानो। तो वो हुस्न बानो जो है वो मुनीर शामी के सामने 7 सवाल रखती है कि अगर तुमने ये 7 सवालों के जवाब तलाश कर लिए, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वो 7 सवाल इंतहाई मुश्किल होते हैं जिनका जवाब तलाश करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। तो मुनीर शामी बहुत परेशान होता है तो हातम ताई उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए घर से निकलूँगा और बिल आखिर वो 7 सवालों के जवाब तलाश कर लेता है। उनमें 2 का ज़िक्र इस पैराग्राफ में भी आया है। एक है अंडे के बराबर मोती की तलाश और दूसरा है कोहे निदा की तलाश जो कि एक फर्जी नाम है। तो बाकी सवालात भी पूरा कर लेता है। मेरा मकसद वो किस्सा सुनाना हरगिज़ नहीं है, बरसबीर तज़किरा इसमें वो ज़िक्र आ गया तो मैंने थोड़ा-सा उसको बयान कर दिया है। तो इब्ने इंशा कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हातम ताई की तरह वो 7 सवालों के जवाब लेने चल पड़ा था तो मेरे सामने एक सवाल है कि क्या वाक़ई दुनिया गोल है? तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी हातम ताई की तरह घर से निकल पड़े। फिर वो कहते हैं कि कल सुबह हम कराची में थे, जो कि पाकिस्तान का अहम शहर है, फिर दोपहर ढाके में यानी जो बांग्लादेश का जो दारुल हुकूमत है, रात हमारी बैंकॉक में गुज़री और फिर दमे तहरीर हम सिंगापुर में हैं। तो इब्ने इंशा कहते हैं कि जो तहरीर मैं लिख रहा हूँ उसके छप जाने तक हमारा जो मुसीबतों भरा काफिला है या मुसीबतें बर्दाश्त करने वाला काफिला है, पता नहीं कौन सी वादी में हो और पता नहीं कौन सी मंजिल में हो। तो आखिर में इस शेर के साथ आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। तला तुम हाय बहरे जिंदगी से खौफ क्या मानी, जो दीवाने हैं वो मौजों को भी साहिल समझते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस सबक के अगले हिस्से के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।